हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। नया चैप्टर है, बहुत सिंपल सा, थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज एंड चेंज ऑफ स्टेट एंड कैलोरीमेट्री। ध्यान से देखो, आज बच्चों जरा सर्दी ज़्यादा लग रही है मुझे, तो थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है नहीं? सर्दी का मौसम है, ठीक है ना? तो आप लोग भी थोड़ा सा सर्दी से बचते रहो बच्चों, और पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना? यस, मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा थर्मोमेट्री। ये नया चैप्टर है मेरे बच्चे। इस चैप्टर में हम डिस्कस कराएंगे आपको थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड और लिक्विड का, और चेंज ऑफ स्टेट एंड कैलोरीमेट्री। तीन टॉपिक हैं ये। पहले मैं बात कर रहा हूं थर्मोमेट्री, ठीक है ना? उसके बाद बात करेंगे हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, और सबसे बाद में बात करेंगे इस चैप्टर में हम चेंज ऑफ स्टेट एंड कैलोरीमेट्री, ठीक है ना? चेंज ऑफ स्टेट एंड कैलोरीमेट्री एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में नहीं है अब, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कराएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सिंपल वाला टॉपिक है, 9th 10th में पढ़ाया जाता है ये, ठीक है ना? लेकिन हम आपको यहां डिस्कस कराएंगे इसे। मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा सबसे पहले थर्मोमेट्री, नोट करते चले जाइए आप। थर्मोमेट्री, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स और साइंस which deals with the measurement of temperature of a substance is known as thermometry। साइंस की वो वाली ब्रांच जिसमें टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है, साइंस की उस ब्रांच को थर्मोमेट्री, इसको हिंदी में कहा जाता है तापमापन। क्या बेटा? ए ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ऐसी ब्रांच which deals with the measurement of temperature ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज थर्मोमेट्री। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाए, साइंस की उस ब्रांच को हम थर्मोमेट्री कहते हैं। तापमापन, हिंदी में इसका नाम है तापमापन, इसी वजह से आपने लिखा है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। साइंस की जिस ब्रांच में किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाए, साइंस की उस ब्रांच को मेरे बच्चे थर्मोमेट्री कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर नोट करिए आप इसे साथ साथ मेरे, तभी मजा आएगा आपको पढ़ने में। क्या है टेम्परेचर बेटे? टेम्परेचर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या बेटा? टेम्परेचर उस फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है, टेम्परेचर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। टेम्परेचर फिजिकल, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है, टेम्परेचर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड द डायरेक्शन फ्लो ऑफ हीट। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम high temperature body to low temperature body. If two bodies are at same temperature, अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पर हैं, then they are in thermal equilibrium। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब वे दोनों बॉडीज कैसी होंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्या बेटा? If two bodies are at same temperature, then they are in thermal equilibrium according to kinetic theory of substance, kinetic theory of matter। According to kinetic theory of matter, temperature is the macroscopic physical quantity। नोट कर लो इस पॉइंट को। According to kinetic theory of matter, temperature is a macroscopic physical quantity and directly proportional to average translational kinetic energy of a molecule of substance। According to kinetic theory of matter,
temperature is the macroscopic physical quantity and directly proportional to the average translational kinetic energy of the substance. मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है मेरे बच्चे टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर इज मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। सो टेम्परेचर इज मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी। मैक्रोस्कोपिक दो फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक मैक्रोस्कोपिक एक माइक्रोस्कोपिक। टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका सेंस यह है कि टेम्परेचर को हम एक दो सब्सटेंस के एक दो मॉलिक्यूल से हम मेजर नहीं कर सकते। सब्सटेंस का ज्यादा अमाउंट अगर हमें गिवन है तभी हम उस सब्सटेंस का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होने पर अगर टेम्परेचर सब्सटेंस का मेजर किया, जैसे कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए आप ये सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर मुझे निकालना है और इस सब्सटेंस के एक दो मॉलिक्यूल लेकर के हम इस सब्सटेंस का टेम्परेचर हम नहीं निकाल सकते। अगर इस सब्सटेंस का टेम्परेचर एक दो मॉलिक्यूल लेकर के ही अगर हम इस सब्सटेंस का टेम्परेचर फाइंड कर लेते तो उस केस में टेम्परेचर को हम माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी कहते। लेकिन टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? मैक्रोस्कोपिक, नॉट माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब यह हो गया किसी भी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा चाहिए, तभी हम इस बॉडी का टेम्परेचर पता कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब जिसमें ज्यादा अमाउंट की जरूरत हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और जिन फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट एक दो मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही कर लिया जाए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं मेरे बच्चे माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी। सो टेम्परेचर इज द फिजिकल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ सब मैटर, द टेम्परेचर इज ए मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें पता करना है तो उस बॉडी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हमको चाहिए, तभी हम उस बॉडी का, उस मैटर का टेम्परेचर पता कर सकते हैं। टेम्परेचर इज मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। क्लियर? फिर से देख लें आप। Temperature is that physical quantity which decides the direction of flow of heat. Heat always flow from high temperature body to low temperature body. If two bodies are at same temperature, अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब वे दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। If two bodies are at same temperature, then they are in thermal equilibrium. अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब होगा कि वे दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, टेम्परेचर इज मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। सो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर? मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। इस पॉइंट को बच्चों अंडरलाइन करो और नोट करिए आप। डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापने के लिए 4 स्केल बनाए गए हैं। मेनली होते एक्चुअल में 5 हैं, आपको 4 पढ़ाए जा रहे हैं। सेंटीग्रेड, इसको सेल्सियस भी कहते हैं, इसको डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं। दूसरा स्केल है फ़ारेनहाइट, डिग्री F। तीसरा स्केल है केल्विन। केल्विन स्केल को मेरे बच्चे के से या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर डिग्री नहीं लगाते बच्चों। अगर ए के ऊपर डिग्री लगा देंगे तो एब्सोल्यूट न होकर के ये इसको एंगस्ट्रम पढ़ना पड़ेगा आपको। इसी वजह से केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं और केल्विन को के से या एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ए से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर डिग्री नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता?
क्योंकि ए के ऊपर अगर आप डिग्री लगा देंगे तो मेरे बच्चे ये एंगस्ट्रम पढ़ा जाएगा। मजा आ गया ना? यस। फोर्थ, चौथा वाला स्केल है रीमर, इसको डिनोट करते हैं डिग्री आर से, ठीक है ना। टू कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है बच्चों, यहां पर देखिएगा। टू कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापने के लिए कोई स्केल बनाना है तो हमको दो फिक्स पॉइंट उसके पता होना जरूरी है। टू फिक्स्ड पॉइंट आर टेकन टू कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ टेम्परेचर। ताप को, टेम्परेचर को नापने के लिए जो स्केल बनाए जाते हैं, स्केल को बनाने के लिए हमको दो फिक्स पॉइंट नोन होने चाहिए, लोअर फिक्स पॉइंट और एक अपर फिक्स पॉइंट। टू फिक्स्ड पॉइंट आर टेकन, दो फिक्स पॉइंट लेने होंगे आपको। टेम्परेचर को नापने के लिए जो स्केल बनाए जाते हैं, स्केल कै में बनाओगे मेरे बच्चे? एक तो बनाना है सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में, एक स्केल बनाना है फ़ारेनहाइट में, एक केल्विन में, एक रीमर, एक फिफ्थ स्केल और होता है रैनकिन। फिफ्थ स्केल, पांचवा स्केल होता है रैनकिन, जो पढ़ाया नहीं जाता आपको, केवल 4 स्केल पढ़े। एक तो सेंटीग्रेड स्केल, जरा ध्यान से नोट भी करते जाए मेरे बच्चे साथ साथ इसको, तभी मजा आएगा आपको। नोट करते जाएंगे तभी मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। नोट करिए आप। टेम्परेचर को नापने के लिए जो स्केल बनाए जाते हैं, स्केल बनाने के लिए मेरे बच्चे उनके दो फिक्स पॉइंट पता होना जरूरी है। दो फिक्स पॉइंट लेने पड़ेंगे आपको। एक तो लोअर फिक्स पॉइंट, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और आइस पॉइंट बोलते हैं इसको, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पानी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पानी वाटर, और आइस पॉइंट बोला जाता है इसको, या फिर ऐसे बोलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस में लेते हैं बेटे बच्चे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में 273 केल्विन, और रीमर में 0 डिग्री रीमर। लोअर फिक्स पॉइंट है ये। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट आइस का सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है मेरे बच्चे, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में 273 केल्विन होता है राजा बेटा, और रीमर में 0 डिग्री रीमर होता है, ठीक है ना। लोअर फिक्स पॉइंट इसको डिनोट करते हैं LFP, लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट होता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, सेल्सियस में लेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इनको याद कर लो बच्चों। केल्विन में 273 केल्विन होता है, और रीमर में 0 डिग्री रीमर होता है। दूसरा अपर फिक्स पॉइंट होता है, अपर फिक्स पॉइंट UFP, LFP लोअर फिक्स पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, आइस के मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं मेरे बच्चे। आइस का मेल्टिंग पॉइंट सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में 273 केल्विन, रीमर में 0 डिग्री रीमर। अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट UFP, द सेकंड फिक्स पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपर फिक्स पॉइंट लेते हैं मेरे बच्चे, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में लेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो 2 से 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में लोअर पॉइंट 273 केल्विन है, अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन है। रीमर में लोअर पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री रीमर, अपर फिक्स पॉइंट 80 डिग्री रीमर, ठीक है ना। ऑल दीज टेम्परेचर्स
मेरे बच्चे लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको नोट कर लो आप। फ़ारेनहाइट में नापेंगे मेल्टिंग पॉइंट आइस का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 273 केल्विन और रीमर में 0 डिग्री रीमर। अपर फिक्स पॉइंट यूएफपी सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 373 केल्विन, रीमर में 80 डिग्री रीमर। जरा गौर से देखिएगा, बहुत होशियारी से। एलएफपी लिख लो आप यहां पर, और ये यूएफपी अपर फिक्स पॉइंट, ये रहे अपर फिक्स पॉइंट और ये लोअर फिक्स पॉइंट है। ऑल दीज टेम्परेचर जो भी दे रखे हैं सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और रीमर में, 4 स्केल हैं, चारों का एक दूसरे से रिलेशन होता है, मैंने लिख दिया है। ऑल दीज टेम्परेचर्स, किसकी बात कर रहे हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रीमर और केल्विन। ऑल दीज टेम्परेचर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशन: C/5 इज इक्वल टू F - 32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K - 273/5। यहां पर K लिखो, या फिर K को हम कभी कभी कैपिटल T लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना। मैं यहां पर जरा गौर से देखें, जब थर्मोमीटर का स्केल, थर्मामीटर स्केल बनाते हैं हम, जरा गौर से देखना मेरे बच्चे, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। थर्मोमीटर आपने देखे होंगे, थर्मोमीटर देखे हैं ना। देखो, ये ग्लास बल्ब होता है, क्या होता है? ग्लास बल्ब। मैं इसको जरा ठीक से नहीं बना, फिर से बना रहा हूं बच्चों। देखो, एक कांच का स्केल है, एक ग्लास कॉलम है कोई, और इसमें हमने एक छोटा सा बल्ब लगा रखा है, सिलिंड्रिकल बल्ब। मान लो मैंने इसके अंदर मरकरी भर दिया है, जरा गौर से देखना। ये ग्लास की जो कैपिलरी है, एक्चुअल में ग्लास ट्यूब है, ये कांच की नली। ध्यान से देख लो और इसे बना भी ले साथ साथ, तो मजा आ जाएगा। ग्लास की ट्यूब है ये, ठीक है, और इसमें ये मरकरी भरा हुआ है, मान जाइए आप। मैं इसके स्केल बना रहा हूं। जब ये मरकरी एक बार मेल्टिंग आइस, मेल्टिंग पॉइंट, क्रश्ड आइस, कैसी, और फ्रीजिंग वाटर, मेल्टिंग आइस, मेल्टिंग आइस के कांटेक्ट में है, मेल्टिंग आइस के कांटेक्ट में है, तब मान लो मरकरी का लेवल यहां पर है, तो यहां पर मार्क कर दो। मरकरी मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर है इसका, जब इस मरकरी को मैंने मेल्टेड आइस के कांटेक्ट में रखा है, क्रश्ड आइस। क्रश्ड आइस जानते हो ना, आइस का बुरादा, तुमने देखा हो। जो क्रश्ड आइस को घिस दे ना, हम घिस देंगे अगर आइस को, तो बहुत बुरादा हो जाए, बन जाएगा उसका आइस का। तो उस केस में जो आइस है ना, वो मेल्टेड आइस, मेल्ट जब होगी तो वाटर भी होगा उसमें 0 डिग्री सेल्सियस का, 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड में भी होगा, और वेपर्स भी 0 डिग्री सेल्सियस की होंगी, ठीक है नहीं। क्रश्ड आइस बोलते हैं उसको। मेल्टेड आइस के कांटेक्ट में है ये मरकरी, तब मरकरी का लेवल मान लो यहां पर है ना मेरे बच्चे। और हम इस स्केल को सेल्सियस में मार्क करना चाहते हैं, तो यहां पर लोअर पॉइंट LFP, LFP लोअर फिक्स पॉइंट है, तो सेल्सियस में कितना लिखेंगे मेरे बच्चे इसे? 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी लोअर पॉइंट को केल्विन में कितना लिखेंगे मेरे बच्चे? पहले मैं रीमर में लिखे ले रहा हूं 0 डिग्री रीमर, और केल्विन में लिखेंगे तो इसी पॉइंट को क्या लिखेंगे अभी बच्चे? 273 केल्विन, ठीक है ना। जब हमने इस बल्ब को मेल्टेड आइस और मेल्टिंग आइस के कांटेक्ट में जब रखा, तो मान लो
मरकरी का कॉलम, मरकरी यहां तक इसमें राइज कर गया, यहां पर है लेवल मरकरी का, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोअर फिक्स पॉइंट। क्लियर है? लोअर फिक्स पॉइंट जब मरकरी का लेवल यहां पर है मेरे बच्चे, तो यहां पर मैंने लिख दिया है। सेल्सियस में बनाएंगे अगर इस स्केल को तो 0 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, अगर स्केल को फ़ारेनहाइट बनाएंगे तो इसी जगह पर जहां पर सेल्सियस में 0 लिखा है वहां पर फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे, रीमर में 0 डिग्री रीमर लिखेंगे और केल्विन में 273 केल्विन। जरा गौर से देख लें आप इसे। जब हम इसको बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं, इस बल्ब को, थर्मोमीटर के इस बल्ब को बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं, बड़ा विशेष ध्यान से देखिएगा, इसको मैं बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में रखे दे रहा हूं, जरा गौर से देखना बच्चों। बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में रख रहा हूं मैं इसी बल्ब को। अब इसको मैं रख रहा हूं मेरे बच्चे बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में? इसमें मान लो बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर, और बॉइलिंग वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है मेरे बच्चे? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये मरकरी का लेवल राइज करके ऊपर चला जाएगा, और मान लो राइज करके मरकरी यहां पर रुक गया। 100 डिग्री जब बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में है ये मरकरी बल्ब, तो इसके अंदर इस कांच का जो ये ग्लास कॉलम जो दिख रहा है, एक्चुअल में इसके अंदर एक कैपिलरी बनी होती है, कैपिलरी, जिसके अंदर मरकरी क्या कर जाएगा? राइज कर जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। जब बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में है तो मरकरी का लेवल मान लो चढ़ करके इसमें यहां से लेवल यहां पहुंच गया और यहां पर फिक्स हो गया। तो मेरे बच्चे इस पॉइंट को बोलते हैं UFP, अपर फिक्स पॉइंट। तो सेल्सियस में जब लिखेंगे हम तो अपर फिक्स पॉइंट कितना होगा? यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो ये बताया आपने कितना, फ़ारेनहाइट में कितना है अपर फिक्स पॉइंट? देखो ये लिखा हुआ है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नोट कर लेना, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं बहुत सारी, और डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं डायरेक्ट स्केल से सीधा, नोट करते जाइए। रीमर में अपर फिक्स पॉइंट कितना है? लोअर तो 0 है और अपर फिक्स पॉइंट कितना है? 80 है। तो अपर फिक्स पॉइंट यहां पर 80 डिग्री रीमर, 800 नहीं है मेरे बच्चे, 80 डिग्री रीमर। और केल्विन में डिग्री नहीं लिखा जाता क्योंकि केल्विन को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं, और एब्सोल्यूट के ऊपर अगर हमने डिग्री लिख दिया, ठीक है ना, 273 केल्विन, और इसको हम बोलते हैं 273 एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट या केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि इसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, और एब्सोल्यूट के ऊपर अगर आपने यहां डिग्री लिख दिया तो उसका मतलब उसको हम एंगस्ट्रॉम पढ़ाना होगा। एंगस्ट्रॉम लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम पढ़ेंगे फिर हम उसे। तो इसीलिए केल्विन स्केल, केल्विन में टेम्परेचर जब नापा जाता है तो डिग्री केल्विन न लिख करके केल्विन लिखते हैं केवल, या एब्सोल्यूट लिखते हैं। और अपर फिक्स पॉइंट कितना है इसका? 373 केल्विन। जरा गौर से देखो, सेल्सियस में लोअर पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक इस स्केल पर, यहां पर 100 है या 0 है, इसका मतलब इस स्केल को 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दो, तो यहां से लेकर के कितने डिवीजन बनाने पड़ेंगे आपको? सेल्सियस में 100 डिवीजन बनाने पड़ेंगे आपको, 100 डिवीजन सेल्सियस में। अगर इस स्केल को हम सेल्सियस स्केल में मार्क करना चाहते हैं, सेल्सियस में मार्क करना चाहते हैं, तो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट ये तो फिक्स होंगे, ये तो बदल नहीं सकते हम। और क्या? लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट स्टैंडर्ड वैल्यू है, इनको हम बदल नहीं सकते। तो इतनी यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को, क्योंकि लोअर पॉइंट 0 है और अपर पॉइंट 100 है, तो यहां से यहां तक का अंतर कितना हो गया? 100 हो गया। तो इसका मतलब इस वाली डिस्टेंस को बराबर बराबर इक्वल डिवीजन बना दो। कितने? 100 डिवीजन। तो इस स्केल पर एक डिवीजन 100 डिवीजन में डिवाइड किया है इस डिस्टेंस को, तो एक डिवीजन कितने डिग्री सेल्सियस का हो गया? 1 डिग्री सेल्सियस का।
और अगर फ़ारेनहाइट में बनाते हो आप, इस स्केल को फ़ारेनहाइट में बनाते हो मेरे बच्चे, लोअर फॉर फिक्स पॉइंट कितना लिखा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अपर पॉइंट कितना लिखा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस डिस्टेंस को जरा चेक करो कितने डिवीजन हो गए, 180 डिवीजन हो गए शायद। 212 तो अपर पॉइंट है और लोअर पॉइंट 32 है। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वैल्यू कितनी आएगी 180। 212 में से 32 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 180 डिवीजन आएंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक मतलब लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट, इस डिस्टेंस को अगर हम इस स्केल को फ़ारेनहाइट में बनाना चाहते हैं तो इस वाली डिस्टेंस को कितने डिवीजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 180 डिवीजन, 180 डिवीजन बनाने पड़ेंगे। तो मेरे बच्चे ये स्केल किस में बन गया फ़ारेनहाइट में बन जाएगा। किस में बन जाएगा फ़ारेनहाइट में। तो इतनी ही डिस्टेंस में फ़ारेनहाइट में तो 180 डिवीजन है और इतनी ही डिस्टेंस में सेल्सियस में कितने डिवीजन हैं 100 डिवीजन है। चलो रीमर में देखेंगे तो ये डिवीजन कितने हैं 80 डिवीजन बनाने होंगे। तो इसका मतलब सेल्सियस में बनाएंगे तो 100 डिवीजन में डिवाइड करेंगे इस डिस्टेंस को, फ़ारेनहाइट में 180 डिवीजन में डिवाइड करेंगे इसी वाली डिस्टेंस को, और रीमर में बनाएंगे तो इसी डिस्टेंस को 80 डिवीजन में डिवाइड करेंगे और केल्विन में बनाएंगे। तो 273 केल्विन और अपर पॉइंट कितना है 373 केल्विन। तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस 100 के बराबर है। तो इसी डिस्टेंस को कितने डिवीजन में डिवाइड करोगे 100 डिवीजन का मतलब केल्विन में जब बनाओगे इस स्केल को तब 100 डिवीजन है, और सेल्सियस में बना रहे हो तब भी 100 डिवीजन है। इसका मतलब केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल इक्वल बराबर होता है। केल्विन स्केल पर चेंज और सेल्सियस स्केल पर चेंज सेम है, ठीक है ना। रीमर स्केल क्योंकि इतनी ही डिस्टेंस को यहां पर रीमर में जब बना रहे हो आप तो 80 डिवीजन है। इसका मतलब रीमर स्केल का एक डिवीजन बड़ा होता है। सबसे बड़ा एक डिवीजन किसका है रीमर स्केल का, इससे छोटा किसका है सेल्सियस या केल्विन, क्योंकि केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के एक डिवीजन का साइज बराबर होता है। इसी वजह से हम कहते हैं किसी बॉडी के टेम्परेचर में चेंज केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल पर सेम होता है, क्योंकि एक डिवीजन का साइज बराबर है। और सबसे छोटा डिवीजन किसका है मेरे बच्चे फ़ारेनहाइट में, क्योंकि इसी डिस्टेंस को सेल्सियस में 100 डिवीजन में डिवाइड किया है, यहां पर इसी डिस्टेंस को 180 डिवीजन में डिवाइड किया। तो जरा गौर से देखो यहां पर तो 180 डिवीजन है इसमें फ़ारेनहाइट में, और इतनी दूरी में 100 डिवीजन है सेल्सियस में। तो एक डिवीजन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में से जरा कंपेयर करो। सेल्सियस का एक डिवीजन फ़ारेनहाइट के 1.8 डिवीजन के बराबर होगा। इसका मतलब फ़ारेनहाइट का डिवीजन छोटा है। एक बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, इसको हटा दें बच्चों यहां से। एक छोटी सी बात बोल रहा हूं बच्चों, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस चेंज करने में गिवन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू है, एम एस डेल्टा थीटा, एस यहां पर स्पेसिफिक हीट है। तो जरा गौर से देखो मेरे बच्चे, गौर से देखो, गिवन अमाउंट ऑफ हीट, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें और एक बार 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और एक बार 1 डिग्री रीमर, किस केस में गिवन अमाउंट ऑफ हीट सबसे ज्यादा होगी और किस केस में गिवन अमाउंट ऑफ हीट सबसे कम होगी? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा स्केल रीमर वाला होता है, क्योंकि रीमर स्केल सबसे बड़ा है, क्योंकि यहां पर उतनी ही डिस्टेंस में 80 डिवीजन है। इसका मतलब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री रीमर बढ़ाने में गिवन अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा होगा और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने में गिवन अमाउंट ऑफ हीट सबसे कम। क्लियर है? 1 डिग्री रीमर बढ़ाने में गिवन अमाउंट ऑफ हीट सबसे ज्यादा और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने में गिवन अमाउंट ऑफ हीट सबसे कम। दिस इज द इंटरमीडिएट वैल्यू। डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रीमर स्केल से 1 डिग्री रीमर बढ़ाने में टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री रीमर बढ़ाने में ज्यादा हीट देनी होगी, ठीक है, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने में गिवन अमाउंट ऑफ हीट कम होगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल सबसे छोटा है।
ड्यूमर स्केल सबसे बड़ा है, क्लियर है, और सेल्सियस स्केल इंटरमीडिएट वैल्यू, और सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल का साइज दोनों का बराबर होता है। ये बात अंडरलाइन कर लो और नोट कर लो बच्चों। कर लिया? चलिएगा, मैंने लिखा है ऑल दीज रिलेशंस और ऑल दीज टेम्परेचर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फॉलोइंग रिलेशन C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273/5। इस रिलेशन को आप याद कर लो बच्चों, नोट कर लो, जानते होंगे बहुत पहले से। केल्विन स्केल को हम K की जगह पर K न लिख करके कभी कभी T लिखते हैं। इस टेम्परेचर को K को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है बच्चों। कभी कभी पूछता है वो क्वेश्चन में, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर हो? किस टेम्परेचर पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर हो? तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन पूछता है वो, कितने टेम्परेचर पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल का साइज सेम है? देखो कैसे, अगर हम F बराबर C लिख दें, बराबर कह रहे हो ना, तो उस केस में किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल बराबर होंगे? तो F बराबर C लिख दो, तो C/5 इक्वल टू C/5 इक्वल टू F-32/9 बराबर कर दो। तो F की जगह पर C लिख दो, C/5 C-32/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9C इक्वल टू 5C, 5 का मल्टीप्लाई इससे करो -160, तो ये 4C इक्वल टू -160। तो सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर आ गया, 4 से डिवाइड करोगे तो -40 डिग्री सेल्सियस। और या F की जगह पर C लिखते हैं या C की जगह पर F लिखते हैं तो F बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक ही बात है। तो इसका मतलब फ़ारेनहाइट स्केल सेल्सियस स्केल के बराबर तब होगा कब? जब बॉडी का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस हो। क्लियर है? इसका मतलब यह हो गया, ध्यान दीजिए मेरी बात पर बच्चों, फ़ारेनहाइट स्केल ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन सेल्सियस स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल सेल्सियस स्केल से बड़ा भी हो सकता है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो बच्चों, फ़ारेनहाइट स्केल सेल्सियस स्केल के बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। फ़ारेनहाइट स्केल ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन सेल्सियस स्केल। कितने टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट स्केल सेल्सियस स्केल के बराबर है? फ़ारेनहाइट स्केल बराबर है सेल्सियस स्केल के कितने टेम्परेचर पर? -40 डिग्री सेल्सियस पर। एट -40 डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है तो उस बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। F बराबर C होगा। F बराबर C है, इसका मतलब उस समय बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? -40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? एबव -40 डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो उस केस में फ़ारेनहाइट स्केल बड़ा होगा सेल्सियस स्केल से। आप इस पॉइंट को अंडरलाइन करो बच्चों, इस पॉइंट को भी स्पेशली बोल रहा हूं, इस पॉइंट को अंडरलाइन करो। फ़ारेनहाइट स्केल मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन सेल्सियस स्केल। एट -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू सेल्सियस स्केल। एबव -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल ग्रेटर देन सेल्सियस स्केल। इस पॉइंट को जरा देखो, एबव -40 डिग्री सेल्सियस जब बॉडी का टेम्परेचर, सब्सटेंस का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तब फ़ारेनहाइट स्केल बड़ा होगा सेल्सियस स्केल से। इस बात को यहां पर नोट करके देख सकते हो। आपने कहा एबव -40 डिग्री सेल्सियस, तो एबव -40 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया सी की जगह पर मैंने -30 लिख दिया। -30 डिग्री सेल्सियस 40 से तो ज्यादा है ना, -40 से तो -30 ज्यादा है। इस वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में लिख दो तो फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू, एफ की वैल्यू -30 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा निकलेगी। देखो -40 से ज्यादा निकलेगी, मतलब -30 से ज्यादा निकलेगी।
इस C की जगह पर -30 लिखो, ये -30 यहां लिखो, देखो -30 अपॉन 5 इज इक्वल टू F -32 अपॉन 9। जरा गौर से देखना, इस 5 से 30 को 6 टाइम्स काटो, -6 का मल्टीप्लाई 9 से करो, तो -54 इज इक्वल टू F -32। तो F की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे, 32 को इधर लाओगे तो प्लस कर दोगे, तो ये वैल्यू आएगी -22 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मेरे ख्याल से जब बॉडी का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट स्केल -22 डिग्री फ़ारेनहाइट निकला। तो फ़ारेनहाइट स्केल बड़ा है सेल्सियस स्केल से, क्योंकि माइनस में 22 है ये, और माइनस में 22 -30 से ज़्यादा है। इसका मतलब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उस केस में फ़ारेनहाइट स्केल बड़ा होगा किससे? सेल्सियस स्केल से। यहाँ पर देख लो फ़ारेनहाइट स्केल बड़ा है सेल्सियस स्केल से, क्योंकि सेल्सियस में -30 है, फ़ारेनहाइट में -22 है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो उस केस में फ़ारेनहाइट स्केल बड़ा होगा सेल्सियस स्केल से। बिलो -40 डिग्री सेल्सियस, बिलो -40 डिग्री सेल्सियस मैं इसको हटा रहा हूं, बिलो -40 डिग्री सेल्सियस लिख रहा हूं यहां पर। जरा गौर से देखना मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। बिलो -40 डिग्री सेल्सियस, मैंने सेल्सियस को मैंने बिलो -40 ले लिया, -50 लिख दो, -40 से कम हो गया। इस वैल्यू को यहां लिखो, C की जगह पर -50 लिखो, -50 अपॉन 5 इज इक्वल टू F -32, F -32 अपॉन 9। देखो इस 5 से डिवाइड कर दो -50 को -10 टाइम्स, -10 और 9 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? -90 इज इक्वल टू F -32। F बराबर कितना हो गया? -58 डिग्री फ़ारेनहाइट। जरा गौर से देख लो, -58 -50 डिग्री सेल्सियस से कम है। इसका मतलब यह हो गया जब बॉडी का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से कम है तो फ़ारेनहाइट स्केल छोटा होगा किससे? सेल्सियस स्केल से। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो बच्चों। कर लिया? मैंने लिखा है फ़ारेनहाइट स्केल ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन सेल्सियस स्केल। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल बराबर होंगे। एबव -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल ग्रेटर देन सेल्सियस स्केल, बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल लेस देन सेल्सियस स्केल। बिल्कुल क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल सेम होगा? फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल किस टेम्परेचर पर बराबर होंगे? तो एक काम कर लो आप, F बराबर K, ठीक है ना? तो फॉर्मूला लिखिए F -32 अपॉन 9 ये वाला इज इक्वल टू K -273 अपॉन 5, और F बराबर K लिखो या K बराबर F लिख दो। F की जगह पर K लिख दो, K -32 अपॉन 9 इज इक्वल टू K -273 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, K की वैल्यू निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके K की वैल्यू निकलेगी 574.25 केल्विन। क्लियर है मेरे बच्चे बात? 574.25 केल्विन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके K की वैल्यू निकाल लो। इसका मतलब 574.25 केल्विन और 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों टेम्परेचर बराबर होंगे। 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 574.25 केल्विन। क्लियर है? कभी कभी पूछता है कितने टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और रीमर स्केल बराबर होंगे। फ़ारेनहाइट और रीमर बराबर कैसे निकालेंगे आप? बस सिंपल सा लिख दो, F -32 अपॉन 9 इज इक्वल टू R/4। फ़ारेनहाइट स्केल और रीमर स्केल बराबर कह रहा है तो F बराबर R लिखो, तो R बराबर F कुछ भी लिख दो। F की जगह पर R लिखेंगे,
r माइनस 32/9 इजिकल टू r/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। ये 4r माइनस इससे 4 का मल्टीप्लाई से करो 8, 128 इजिकल टू 9r, ठीक है ना। 4r को इधर ले जाओ, 5r इजिकल टू माइनस 128, तो r बराबर माइनस 128/5, डिवाइड कर लो इसे, माइनस 2 टाइम्स, ठीक है ना, 5 पॉइंट, ये कितने आ गए 3, इतने डिग्री रीमर, कितने पर, माइनस 25.6 डिग्री रीमर और माइनस 25.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों टेम्परेचर बराबर होंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, 0 केल्विन, ये 0 केल्विन लिखा है बच्चों, ओके नहीं है ये, अरे ओके नहीं लिखा है भाई, अरे राजा बेटा ये 0 केल्विन लिखा है, या 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखो, फिर इसको एब्सोल्यूट लिख दो, ए लिख दो, ए 0 केल्विन और 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 केल्विन लिखो और या 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखो। यहां पर हमने क्या लिख दिया है मेरे बच्चे, क्लियर है बात। 0 केल्विन को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोलते हैं बच्चों। 0 केल्विन और माइनस 273 केल्विन सेल्सियस, 0 केल्विन और माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। द करेक्ट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर नोट कर लो बच्चों, इज 0 केल्विन और माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पर टेम्परेचर मेरे बच्चे नेगेटिव में नहीं होता, नोट कर लीजिए आप इसको, नोट कर लिया। एट व्हाट टेम्परेचर, क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चे देखो जरा, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर विल बी डबल्ड ऑफ सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पर फारेनहाइट स्केल सेल्सियस स्केल का डबल होगा, फारेनहाइट स्केल सेल्सियस का डबल, F बराबर 2C, कितने टेम्परेचर पर होगा, तो F की जगह पर 2C लिखो यहां पर, C/5 इजिकल टू F माइनस 32/9, और कितने टेम्परेचर पर फारेनहाइट स्केल सेल्सियस का डबल, तो F की जगह पर 2C लिख दो, C/5 इजिकल टू 2C माइनस 32/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9C और 10C, अरे मेरे बच्चा ये तो 10C माइनस 160 इजिकल टू 9C, ठीक है। इसको इधर ले लो, इसे इधर ले लो, सेल्सियस स्केल कितना आ गया 160 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फारेनहाइट स्केल जस्ट सेल्सियस स्केल का डबल होगा, ये रहा फारेनहाइट स्केल सेल्सियस का डबल होगा, सेल्सियस में 160 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट स्केल सेल्सियस का डबल, तो फारेनहाइट पर कितना होगा 330 डिग्री फारेनहाइट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, व्हाट विल बी राइज इन टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट। इस क्वेश्चन को बच्चों स्पेशली मैं बोल रहा हूं, इसको नोट किया जाए और अंडरलाइन किया जाए। देखो आपने लिखा था जब किसी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, रीमर स्केल और केल्विन स्केल में रिलेशन है ये, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K माइनस 273/5, ये रिलेशन है। जब बॉडी का टेम्परेचर पहले सेल्सियस में C1 है, C1/5 इक्वल टू फारेनहाइट पर F1 है, इनिशियली रीमर स्केल पर R1 है, इनिशियली केल्विन स्केल पर K1 है, फाइनली सेल्सियस स्केल पर C2/5, फारेनहाइट स्केल पर F2 माइनस 32/9 इक्वल टू रीमर स्केल पर
R2 अपॉन 4 केल्विन स्केल पर K2 माइनस 273 अपॉन 5, 273 अपॉन 5। तो टेम्परेचर में चेंज कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन को फर्स्ट बार डाल दो, इसको सेकंड डाल दो। सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस माइनस दिस, तो C2 माइनस C1 अपॉन 5, क्योंकि 5 तो डिनोमिनेटर कॉमन है ना, 9 कॉमन है, 32 से 32 कट जाएगा, क्योंकि दिस माइनस दिस करोगे तो F2 माइनस F1 अपॉन 9 इक्वल टू दिस माइनस दिस करोगे तो R2 माइनस R1 अपॉन 4 इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर लूं जरा, थोड़ा दिख नहीं रहा है बच्चों इसमें, इक्वल टू दिस माइनस दिस K2 माइनस K1 अपॉन 5। इसको लिख सकता हूं मैं डेल्टा C अपॉन 5, डेल्टा F अपॉन 9, इसको लिख सकता हूं डेल्टा R अपॉन 4 इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं डेल्टा K अपॉन 5। जरा गौर से देखो चेंज का फॉर्मूला। सेल्सियस स्केल पर क्वेश्चन में चेंज दिया है, फ़ारेनहाइट स्केल पर चेंज पूछा है, तो डेल्टा C अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा F अपॉन 9 लगा दो। सेल्सियस स्केल पर चेंज दिया है, रीमर स्केल पर चेंज फाइंड करना है, तो यहां से फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा C अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा R अपॉन 9, डेल्टा R अपॉन 4। केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल पर चेंज बराबर आएगा बच्चों, क्योंकि डेल्टा C अपॉन 5 बराबर डेल्टा K अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा C बराबर डेल्टा K। इसीलिए लिखा जाता है, बोला जाता है कि किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी के टेम्परेचर में चेंज सेल्सियस स्केल पर और केल्विन स्केल पर बराबर होता है। यहां तक बात क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्या गिवन था देखो, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी राइज इन टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कहां से लगाएंगे फॉर्मूला? डिग्री सेल्सियस में चेंज दिया है, कितना है? 20 है। डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज पूछा है, तो डेल्टा C अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा F अपॉन 9। इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये फॉर्मूला चेंज इन टेम्परेचर के लिए लगाया जाएगा। तो डेल्टा C की जगह 20 अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा F अपॉन 9। 20 अपॉन 5 लिखोगे यहां, डेल्टा C अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा F अपॉन 9। जरा गौर से देखो, ये 20 अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा F अपॉन 9। तो फ़ारेनहाइट में चेंज आया मेरे बच्चे, 4 बार कैंसिल होगा, ये 5 से 20 को 4 बार डिवाइड कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो। 36 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल पर अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज जो हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर चेंज क्या होगा बेटा? 30 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिएगा, क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इसका रिजल्ट भी समझ में आ गया होगा। आपने लिख लिया है सॉल्यूशन। तो इनिशियली टेम्परेचर सेल्सियस में C1 है, फ़ारेनहाइट में F1 है, रीमर में R1 है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 है। फाइनली सेल्सियस स्केल पर C2, फ़ारेनहाइट स्केल पर F2, रीमर स्केल पर R2 और केल्विन स्केल पर T2। तो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस माइनस दिस ये आएगा, ये माइनस ये 9 डिनोमिनेटर है, 32 से 32 कट जाएगा, F2 माइनस F1, ये माइनस ये R2 माइनस R1 बाई 4, दिस माइनस दिस 5 डिनोमिनेटर है, 273 से 273 कटेगा, T2 माइनस T1 बाई 5। इसको लिख सकता हूं डेल्टा C अपॉन 5, डेल्टा F अपॉन 9, R2 माइनस R1 को डेल्टा R अपॉन 4 इक्वल टू T2 माइनस T1 डेल्टा T अपॉन 5। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर एट डिफरेंट स्केल। क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन गिवन था, सेल्सियस स्केल पर चेंज 20 दिया है, फ़ारेनहाइट स्केल पर चेंज पूछा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाइए आप, सेल्सियस स्केल पर 20, फ़ारेनहाइट स्केल पर चेंज पूछा है, यहां से फॉर्मूले को तोड़ लो,
डेल्टा सी अपॉन 5 इजिकल टू डेल्टा एफ अपॉन 9। डेल्टा सी की जगह पर 20 लिख दिया है मैंने, डेल्टा एफ निकल आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल पर टेम्परेचर में चेंज सेम होता है बच्चों। डेल्टा सी अपॉन 5 इजिकल टू डेल्टा एफ टी अपॉन 5। तो डेल्टा टी इजिकल टू डेल्टा सी इजिकल टू डेल्टा टी, डेल्टा सी इजिकल टू डेल्टा टी। क्लियर है? Hence the difference means change of two temperature is equal in Kelvin scale and Celsius scale। ये बात मैंने लिख दी है, आप भी नोट कर लें इसे। केल्विन स्केल पर और सेल्सियस स्केल पर बॉडी के टेम्परेचर में चेंज, सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज सेल्सियस स्केल पर और केल्विन स्केल पर इक्वल होता है, बराबर होता है बच्चों। क्लियर है ये बात? एक क्वेश्चन छोटा सा और है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड एंड आयरन विल अपीयर इक्वली हॉट। किस टेम्परेचर पर वुड और आयरन एक समान गर्म प्रतीत होते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर वुड एंड आयरन विल अपीयर इक्वली हॉट। किस टेम्परेचर पर वुड और आयरन इक्वली हॉट अपीयर होते हैं, समान एक जैसे गर्म लगते हैं। आयरन और वुड कितने टेम्परेचर पर? मेरे ख्याल से वुड तो समझते हो ना, लकड़ी, और आयरन लोहा। लकड़ी और लोहा, वुड और आयरन किस टेम्परेचर पर एक समान गर्म प्रतीत होते हैं? जब वुड और आयरन का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होगा, तब वुड और आयरन हमको दोनों ही एक जैसे गर्म महसूस होते हैं। क्योंकि अगर वुड और आयरन का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होता तो हमको आयरन ज्यादा गर्म महसूस होता। किससे? वुड से, क्योंकि आयरन की कंडक्टिविटी ज्यादा है। और अगर उनका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम होता तो आयरन और वुड का टेम्परेचर है तो बराबर, लेकिन हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम है, तो फिर आयरन हमको ज्यादा ठंडा लगता, दिखता, महसूस होता। किससे? वुड से, क्योंकि आयरन की कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो हमारी बॉडी के द्वारा कंडक्ट हीट आयरन में ज्यादा होती वुड से। ठीक है ना? जिसमें हीट ज्यादा कंडक्ट कर रही है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं क्या बेटा, उसका हमें महसूस जो हो रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा महसूस होगा। दोनों एक समान गर्म कब लगेंगे, इक्वली हॉट कब महसूस होंगे? जब वुड और आयरन का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो, तो हमारी बॉडी के द्वारा न तो वुड और आयरन को हीट दी जाएगी, न उससे हीट ली जाएगी। तो इसका मतलब दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। उस समय वे दोनों बॉडी इक्वली हॉट प्रतीत होंगे हमको। एट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पर वुड और आयरन इक्वली हॉट प्रतीत होते हैं। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है क्या बेटा, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो लिख लें आप। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज्ड बाय डॉक्टर हैव मार्किंग इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में ही मार्क होता है बच्चों। क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज्ड बाय डॉक्टर्स हैव मार्किंग इन डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट में भी होता है और वो डिग्री सेल्सियस में भी होता है। लेकिन अब बॉडी का टेम्परेचर हम जो नापते हैं मेरे बच्चे, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में ही नापते हैं। ठीक है ना? यस। रेंज ऑफ मरकरी थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर देखे होंगे आपने। मरकरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है मेरे बच्चे, मिनिमम रेंज होती है इसकी -39 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल में -39 डिग्री सेल्सियस मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट है। इसीलिए मरकरी थर्मोमीटर की लोअर रेंज -39 डिग्री सेल्सियस है और अपर रेंज होती है 357 डिग्री सेल्सियस। मरकरी थर्मोमीटर जो होता है उसकी लोअर रेंज -39 डिग्री सेल्सियस है,
क्योंकि ये मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट है ये, इसीलिए लोअर रेंज कितनी है -39 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही टेम्परेचर से नीचे डाउन जाएगा मरकरी फ्रीज हो जाएगा। अपर रेंज होती है मरकरी की 357 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल प्रेशर पर। एक्चुअल में मरकरी का ये बॉइलिंग पॉइंट है। मरकरी थर्मोमीटर की रेंज ऑफ मरकरी थर्मोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय फिलिंग नाइट्रोजन गैस above mercury at high pressure or any other gas but not O2। क्लियर है? ये बात मैंने यहां लिख दी है। मरकरी थर्मोमीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं। इट्स रेंज कैन बी इंक्रीज्ड बाय फिलिंग नाइट्रोजन गैस और एनी अदर गैस बट नॉट O2 above द मरकरी एट हाई प्रेशर। मरकरी थर्मोमीटर की लोअर रेंज -39 डिग्री सेल्सियस है, अपर रेंज 357 डिग्री सेल्सियस है। नोट कर लीजिए आप। एक्चुअल में लोअर रेंज -39 डिग्री सेल्सियस है मरकरी की, क्योंकि ये मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो लोअर रेंज -39 डिग्री सेल्सियस है, अपर रेंज मरकरी की होती है 357 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ये बात? Its range can be increased by filling nitrogen gas or any other gas but not O2 above the mercury at high pressure। ठीक है ना? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ध्यान देंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज दैट पॉइंट ऑफ पीवी डायग्राम। एक एक शब्द, एक एक पॉइंट नोट करिए बच्चों इसे। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज दैट पॉइंट ऑफ पीटी डायग्राम। पीवी डायग्राम नहीं, पीटी डायग्राम, वेयर द थ्री फेजेस ऑफ वाटर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। मतलब प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम पर पानी का ट्रिपल पॉइंट प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम पर उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट पर पानी थ्री फेजेस में एग्जिस्ट करे, पानी तीन अवस्थाओं में हो। उस पॉइंट पर पानी सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, उसी पॉइंट पर पानी लिक्विड स्टेट में होना चाहिए और उसी पॉइंट पर पानी गैसियस स्टेट में हो। और ऐसा होता है क्रश्ड आइस में। क्रश्ड आइस कहते हैं मेरे बच्चे आइस का बुरादा। आइस जो जानते हो आप, उसको घिस दो, ठीक है ना? आइस को घिस दो। आपने चुस्की खाई होगी, चुस्की, आइस का फालूदा वाली आइसक्रीम खाई है? नहीं खाई है? अरे आइस जानते हो ना, आइस का बुरादा बना दो तो चुस्की जिसको बोलते हैं आप। तुमने देखा होगा कि कप में आइस को घिस करके भर दिया, उसमें शहद वगैरह शरबत वगैरह डाल देते हैं, ठीक है ना? तो वो उस कप में जो बुरादा है आइस का, क्रश्ड आइस, वो सॉलिड स्टेट में भी है और वो मेल्ट भी हो रही होती है, तो लिक्विड स्टेट में भी होती है और उसमें से वेपर्स भी निकलती हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस की वेपर स्टेट में भी होती है। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज दैट पॉइंट ऑन पीटी डायग्राम वेयर थ्री फेजेस ऑफ वाटर the solid, liquid and gases can coexist in equilibrium। coexist in equilibrium का मतलब है पानी सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में को इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर सेम हो। तो ऐसा क्रश्ड आइस में होता है, वो सॉलिड स्टेट में भी होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लिक्विड स्टेट में भी होती है मेरे बच्चे, और वो वेपर स्टेट में होती है। इन ओल्ड थर्मोमेट्री, ये नोट करते जाइए आप मेरी पॉइंट, ये पॉइंट सब। पहला पॉइंट नोट कर लिया, दूसरा पॉइंट नोट करो। इन ओल्ड थर्मोमेट्री X0 थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 0 डिग्री सेल्सियस, X100 थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड XT थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 3 डिग्री सेल्सियस। सो फॉर द लीनियर वेरिएशन of thermometric property with the temperature, इस लाइन को अंडरलाइन करो। लीनियर वेरिएशन का मतलब है
थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर द लीनियर वेरिएशन ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी विद टेम्परेचर T माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू T टेम्परेचर पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी xt और 0 टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी x0। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखा है ना, T के लिए करस्पॉन्डिंग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी xt, 0 डिग्री सेल्सियस पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी x0, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर स्केल बोलेंगे हम इसे। अपॉन 100 माइनस 0, 100 डिग्री सेल्सियस पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी x100, 0 डिग्री सेल्सियस पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी x0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टेम्परेचर निकालना है। तो ये तो 0 है, कोई इस अरे 0 तो 0 का मतलब 0 है, तो इस 100 को इधर ले जाओ, तो T इक्वल टू xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0 into 100। From this relation we can calculate unknown temperature T। From the above relation we can calculate unknown temperature in degree Celsius। और मॉडर्न थर्मोमेट्री ट्रिपल पॉइंट पर हम इसका रिलेशन अगर लिखें, इन मॉडर्न थर्मोमेट्री X is thermometric property at T Kelvin, temperature means unknown temperature। अननोन टेम्परेचर पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी केल्विन स्केल पर लेंगे, T केल्विन पर X है, और ट्रिपल पॉइंट पर XTR थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और ट्रिपल पॉइंट वाटर का केल्विन स्केल पर होता है मेरे बच्चे, ये रट लो इसको, 273.16 केल्विन। फॉर लीनियर वेरिएशन ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी विद टेम्परेचर, अननोन टेम्परेचर पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी X है और ट्रिपल पॉइंट पर XTR। अननोन टेम्परेचर मुझे निकालना है, 273.1516 से इधर मल्टीप्लाई कर दो इस पॉइंट को ला करके, अननोन टेम्परेचर केल्विन पर निकलेगा 273.16 इनटू थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट अननोन टेम्परेचर, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर XTR। तो रिलेशन निकल आया, अननोन टेम्परेचर T इक्वल टू 273.16 इनटू thermometric property of substance at unknown temperature, thermometric property of substance at triple point of water। From this relation we can calculate temperature of absolute temperature of substance। For example, जैसे क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे बच्चा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। The above temperature, the absolute temperature, क्या मेरे बच्चे, The absolute temperature Kelvin scale, in Kelvin scale, भाई absolute temperature तो Kelvin पर निकालेंगे बच्चे। The absolute temperature किस पर लेंगे हम, Kelvin scale पर। T is related to temperature T on Celsius scale by the relation T is equal to, ये तो Celsius scale पर है, ये Kelvin scale पर, T minus 273.15। Why do we have 273.15 in this relation and not 273.16? मतलब इस स्केल पर टेम्परेचर को केल्विन में, क्या मेरे बच्चे यहां पर 273.15 क्यों लिखा है, 273.16 क्यों नहीं लिखा, ये कह रहा है क्वेश्चन। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन स्केल T is related to temperature T on Celsius scale by the relation T is equal to T minus 273.15। Why do we have 273.15 in this relation and not 273.16? बहुत सिंपल सा रिजल्ट है बच्चों, जरा गौर से अगर देखेंगे आप, एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल, एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल इज, सेल्सियस स्केल पर वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, नॉट 0 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट को अंडरलाइन किया जाए, वाटर का ट्रिपल पॉइंट सेल्सियस स्केल पर 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से ये 273.15 लिखा है, ना कि 273.16। एंड ऑन सेल्सियस केल्विन स्केल ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 एंड द साइज ऑफ डिग्री ऑन दिस टू स्केल इज सेम। दोनों स्केल पर साइज सेम होना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे फिर हम, T माइनस 0.01 इज इक्वल टू T माइनस 273.16
केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल का साइज बराबर होता है। इसी वजह से इस पॉइंट को जब इधर ले जाएंगे तो रिलेशन क्या आएगा, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल का रिलेशन आएगा T = T - 273.15 आएगा, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस स्केल पर 0.01 होता है मेरे बच्चे, 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से यहां पर इस रिलेशन में सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में 273.15 है, न कि 273.16, क्योंकि साइज जब दोनों का सेम होगा तो इसे लिखा जाएगा T - 0.01 = एब्सोल्यूट टेम्परेचर - 273.16, साइज बराबर होना चाहिए। तो ये 0.01 को जब इधर ले जाएंगे तो रिजल्ट ये आएगा, स्केल का रिलेशन ये आएगा, टेम्परेचर स्केल, केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रिलेशन ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये इसको याद कर लो। ठीक है मेरे बच्चे, केल्विन स्केल को, केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में बदलेंगे तो उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है 273.15, सब्ट्रैक्ट करके वो सेल्सियस में बदलेगा। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चे? ये वीडियो बच्चों 1-2 बार देख ले, चैप्टर बहुत सिंपल है, लेक्चर भी बहुत सिंपल है। आप इस लेक्चर को 1-2 बार सुने और एक बार लिख लें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, इसके अगले वीडियो में टेम्परेचर, थर्मोमीटर टेम्परेचर को नापने के लिए जो थर्मोमीटर यूज करते हैं वो थर्मोमीटर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए इस वीडियो को आप 1-2 बार देखें, ठीक है ना, और नोट कर लें, उसे रिवाइज कर लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।